हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए हमारा अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने मैग्नीफाइंग पावर देखा था। और मैग्नीफाइंग पावर हमने किसको बोला था कि जो फाइनल विजुअल एंगल, मतलब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसका विजुअल एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट जो है उसका मैक्सिमम विजुअल एंगल। तो जो मैक्सिमम विजुअल एंगल हो सकता था अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज ना करें, हम सिर्फ नेकेड आई से देखें, मतलब कोई भी लेंस यूज ना करें हमारी आंख के सामने, और जो हमारा मैक्सिमम विजुअल एंगल हो सकता था वो मैक्सिमम विजुअल एंगल तब होता था जब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होती थी, कैपिटल डी। अगर ऑब्जेक्ट कैपिटल डी डिस्टेंस पर है तो जो विजुअल एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा बनेगा। आप ऐसे देखो तो ये हमारी ऑब्जेक्ट थी और ये थी हमारी आई, और यहाँ पे ये बनेगा विजुअल एंगल। तो ये जो एंगल है दैट इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल, ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये कब आती है, जब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, कैपिटल डी पे। और हमने यहाँ पे जो थीटा मैक्स लिखा था उसकी वैल्यू लिखी थी दैट अगर इसका हाइट h है तो हमने लिखा था h/d। ये है नेकेड आई से पॉसिबल विजुअल एंगल। फिर हमने कल जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया और जब ऑब्जेक्ट का इमेज बना, और जो इमेज बना उस इमेज को हमारी आंख ने देखा तो उसने एक एंगल सबटेंड किया हमारी आंख के ऊपर। जो एंगल इमेज ने सबटेंड किया उसको हमने बोला फाइनल विजुअल एंगल। और फाइनल विजुअल एंगल में जब थीटा मैक्स का हमने डिवाइड लगाया था इसको बोला था हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दैट डिवाइस। उस डिवाइस का नाम था सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह से है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन अगर चीज़ समझ आ जाए तो आसान होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपके लिए जो एक लेंस यूज किया गया है, कन्वर्जिंग लेंस, उसका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास इसको बोलेंगे हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फोकल लेंथ होता है वो दिया है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ सवाल में कितना दिया गया आपको, 5 सेंटीमीटर। और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एंगुलर मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू एम थीटा मैक्सिमम, और दूसरा पूछा गया है एम थीटा मिनिमम। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 4.5 centimeter from lens, then calculate magnifying power m। और थर्ड बोला गया है कि बताइए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वेश्चन है कि मिनिमम possible distance of object from lens for clear vision। मतलब वो चीज हमें क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व करने हैं। आप सॉल्व करें, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए, तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में जो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो फोकस होता है, जो हमारा फर्स्ट फोकस होता है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस के अंदर रखना है जिससे कि इमेज इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाई बनेगी। इतना आपको याद रखना है। दूसरा, सिंपल माइक्रोस्कोप को हमने यूज इसलिए किया था क्योंकि हमें बहुत छोटी चीज़ें देखनी थी। वो छोटी चीज़ें इतनी छोटी थी कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए हमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ा। तो आपको जो उसका इमेज बनना चाहिए, अब वो इमेज उससे ज़्यादा साइज का बनना चाहिए, मतलब मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा आना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पर होती है तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है मैक्सिमम। तो आप फोकस के नज़दीक ही रखिएगा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपका पर्पज ही यही था कि ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बने जिससे उसको हम उस आंख से देख पाएँ, क्योंकि आंख किसको देखेगी, इमेज को देखेगी। और इमेज कौन बना के देगा, दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है,
अब मैं आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखना है, नजदीक रखना है पर्पस, जिससे इमेज बड़े साइज की बने। ठीक, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए, ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस और ये है आपकी एक्सिस, और यहां हम आंख को एकदम पीछे रखते हैं। आंख को जो रखते हैं वो कहां रखते हैं? एकदम पीछे रखते हैं। आप जानते हैं इसका जो फर्स्ट फोकस होगा वो कहीं यहाँ होगा। दिस इज द फर्स्ट फोकस, दैट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये जो डिस्टेंस है वो है 4.5 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पर है? 4.5 सेंटीमीटर पर है। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ साइज होगा ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो ये बहुत कोई छोटी ऑब्जेक्ट है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे। अच्छा, बिना लेंस के अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो बिना लेंस के तो ये आँख इसको देख नहीं सकती। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप सोचो इस लेंस को भगा दिए, लेंस को निकाल के फेंक दिया यहाँ से। अब आँख को बोलना तुझे दिख रहा है, कि आँख बोलेगी नहीं दिख रहा। क्यों? अरे दिखने के लिए मिनिमम 25 तो होना चाहिए डिस्टेंस, ये तो उससे बहुत कम है, तो ये तो दिखेगा ही नहीं। तो अगर लेंस को हटा दें तो इस आँख को ये नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका? 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे नेकेड आई नहीं है, उसके सामने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब पहली बात तो ये है भाई कि आप इसके लेंस से इमेज बनवाएं तो हम इक्वेशन यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u वो है -4.5 एंड दैट इक्वल टू 1/f वो है +5। तो 1/v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/5 माइनस 1/4.5, तो ये आएगा 0.5 अपॉन 5 इंटू 4.5। ठीक, और जो हमारा v का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो v का जो वैल्यू आया हमारा वो आया -5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 0.5। 0.5 को हम क्या लिख लेंगे? 5/10 लिख लेंगे, 5 चला जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस आएगा? ये आएगा ये v आएगा -45। v -45 आया, मतलब जो इमेज बनेगा वो इसी साइड में बनेगा, लेकिन यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दिस इज 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनना, तो हमारा जो फाइनल विजुअल एंगल आएगा, आप याद करिए, तो उन्होंने पूछा, अच्छा पहले तो इसका जवाब देते हैं, एम थीटा मैक्सिमम और एम थीटा मिनिमम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? एम थीटा मैक्सिमम का फॉर्मूला होता था 1 + dy/f, तो ये आ जाएगा आपका 6, और इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था dy/f, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। ये तो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। उसने बोला कि इस केस में आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है। तो आप याद करिए, ये आपकी इमेज बन गई यहाँ पर। अब आप याद करिए, हम इसको इस तरह से डायग्राम को बनाते थे। जो डायग्राम बनता था, कल जब मैं आपको समझाया था, तो जब मैंने डायग्राम बनाया था, मैंने डायग्राम इस तरह से बनाया था, और ये डायग्राम आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि किस तरह से डायग्राम बनाया गया था। और ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल हमारी आंख तो इसको देखेगी। अगर ये A है और ये B है, तो ये हो गया आपका A' और ये हो गया B', तो आपकी आंख इस A' B' को देखेगी, और ये जो एंगल है वो है आपका फाइनल विजुअल एंगल। ठीक, अब फाइनल विजुअल एंगल के लिए जो वैल्यू थी, फाइनल विजुअल एंगल का जो वैल्यू था वो कौन था? वो आएगा A' B' अपॉन दैट 45। या फिर अगर आप ये 45 नहीं निकालना चाहते थे तो मत निकालिए, आप सीधा यूज करिए दैट दिस अपॉन दिस, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, हमें तो थीटा से मतलब है। चाहे बड़ा ट्राइंगल थीटा की वैल्यू दे, चाहे छोटा ट्राइंगल थीटा की वैल्यू दे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किस ट्राइंगल ने वैल्यू दी, हमें मतलब है सिर्फ थीटा की वैल्यू से। तो थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन 4.5। तो थीटा फाइनल जो आएगा वो आएगा AB अपॉन 4.5, और थीटा मैक्सिमम जो है नेकेड आई से वो कितना आ जाएगा? वो आएगा AB अपॉन 25। अब आपको निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे कितना आया? एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा, उसका फॉर्मूला होता है थीटा एफ अपॉन थीटा मैक्स, और ये कितना आएगा? दोनों में डिवाइड लगाओ, ये आएगा 25 अपॉन 4.5। दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक, ये 6 से कम है लेकिन 5 से ज्यादा है, दोनों के बीच में, 5 और 6 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस फॉर क्लियर विजन। ठीक,
अब आपको याद है कि जब मैंने कल पढ़ाया था, कल जब मैं आपको बता रहा था कि हमारी आँख दो सिचुएशन में हम देखते हैं या दो सिचुएशन को याद रखते हैं, एक होता है रिलैक्स्ड आई और एक होता है स्ट्रेन्ड आई। रिलैक्स आई का मतलब है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर है, जिसको हमें देखना है वो इन्फिनिटी पर है इन द केस ऑफ रिलैक्स्ड आई। और स्ट्रेन्ड आई की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो जिसको देखना है वो बहुत नज़दीक है स्ट्रेन्ड आई वाले सिचुएशन में। और जब ऑब्जेक्ट हमारी इमेज जब हमारी बहुत नज़दीक होती है, मतलब ऑब्जेक्ट भी बहुत नज़दीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर होती है। ठीक, तो अगर हमारी इमेज नज़दीक होती है तो हमारी ऑब्जेक्ट भी नज़दीक होती है। तो आपको कल का अगर याद हो तो यू मिनिमम का वैल्यू, मुझे याद था यू मिनिमम मतलब याद है, वो था डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो यू मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 25 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 5। और जब आपका यू मिनिमम होता था तब आपका थीटा क्या आता था? मैक्सिमम आता था। जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन आता था, ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता था ये सबसे ज़्यादा आता था कब? जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक होती थी। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होगी तो इमेज भी नज़दीक होगी, और इमेज भी नज़दीक होगी तो फाइनल विजुअल एंगल थोड़ा बड़ा आएगा पहले से। ठीक है ना? तो लिख लीजिए इसको। तो देखिए, आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो फॉर्मूला याद रखें, नहीं आप इतना याद रखें कि इसको यहाँ नज़दीक रखते थे और ये फाइनल विजुअल एंगल होता था और ये आपका मैक्सिमम विजुअल एंगल होता था, दैट एच बाई डी। और इन दोनों का रेशियो को हम बोलते थे एंगुलर मैग्निफिकेशन। वैसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में सिंपल ये पूछा जाता है, ऐसे नहीं पेपर में, मतलब ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। जो पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई लेंस इतना है तो बताइए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। ठीक है, या एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो बात है कि मैग्नीफाइंग पावर सब इस्तेमाल करें या एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक, तो उस केस में हम क्या जवाब देंगे? डी वाई एफ। अब पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़े ध्यान से सुनना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहली बात तो दो लेंस होते हैं। एक लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे लेंस का नाम होता है, तो मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। एक लेंस ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक लेंस ये है हमारा, इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक हो गया हमारा आईपीस लेंस। और ये हो गई हमारी दोनों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है हमारा आईपीस लेंस। आईपीस लेंस मतलब आंख एकदम यहां है नजदीक में, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ई। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। एफ ऑब्जेक्ट, अब दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फर्स्ट फोकस है उसको बहुत छोटा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं आपको अंत में समझाऊंगा क्यों रखा जाता है। अभी आप मान के चलें कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है उसको बहुत छोटा रखा जाता है, और जिसके कारण जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है, जिस कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है, जिस कारण ये हमारी ऑब्जेक्ट होती है ये इसके फोकस के बाहर होती है। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इस फोकस के बाहर है। अब ये वाला जो लेंस है, ये लेंस इसकी इमेज बनाता है, ये लेंस इसकी इमेज बनाता है इस साइड में। तो ऐसा करते हैं, इस आईपीस को मैं दोबारा ड्रॉ कर दूंगा, पहले उसकी इमेज बना देता हूं मैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इसकी इमेज बनाता है। और इसकी इमेज कैसी बनाएगा तो आप खुद याद करिए कि अगर फर्स्ट फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। ठीक, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो यहाँ कहीं, अच्छा इमेज बनती कहाँ है? तो इमेज कहाँ बनती है? आपकी 2f के बाहर। तो ये आपका होगा, यहाँ पे होगा ये 2f0, ये डिस्टेंस 2f0, ये डिस्टेंस में लिख रहा हूँ, द डिस्टेंस इज 2f0। दिस इज द सेकेंड फोकस और ये है 2f0, और इसका इमेज बनेगा जो 2f0 के बाहर बनेगा, इसका इमेज कहीं यहाँ बना होगा। दिस इज द इमेज, ये इमेज है, और इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। तो इमेज इन्वर्टेड बनेगा तो इमेज इन्वर्टेड बना दिया जाए, ये लो बना दिया। ये ए बी है तो ये हो गया आपका ए डैश और ये बी डैश।
तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपने उसका फोटो देखा होगा, ऐसे जैसे किसी लेबोरेटरी वगैरह में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एक टेबल पे एक ऐसे डिवाइस रखी रहती है और उसमें जो पीछे के लेंस होते हैं वो मूविंग होते हैं। मतलब ये वाला लेंस फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये लेंस ये मूविंग नहीं होता, लेकिन जो पीछे वाला लेंस है वो मूविंग होता है, ठीक है ना। अब पीछे वाला लेंस जो हमारा मूविंग होता है, तो मैं यहाँ पे ये लेंस बना लेता हूँ मेरा, और उस वाले लेंस को बोलते हैं आईपीस लेंस। उस वाले लेंस को हम क्या बोलते हैं? आईपीस लेंस। तो ये रहा हमारा आईपीस लेंस। ये कौन है हमारा? ये है हमारा आईपीस लेंस। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ये आईपीस लेंस जो है ना, ये वही काम करता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप काम करती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आगे ऑब्जेक्ट होती थी और उसके लिए वो सिंपल माइक्रोस्कोप किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का, वो मैग्नीफाइंग ग्लास था, मतलब उसको मैग्नीफाई करने का काम करता है। ये वाला भी जो लेंस है ना, ये वाला लेंस जो है, इसका वर्किंग इसके लिए एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, ठीक। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमने पढ़ा था, अब देखिए इसका ये आंख है हमारी यहाँ पर ई, और ये वाला लेंस जो है, अब ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसको इसके फोकस के अंदर रखा जाता है। तो दिस इज लेट्स से एफ ई, दिस इज लेट्स से कौन है? एफ ई, ठीक। एफ ई रखा जाता है। अब ये एफ ई, अब जो एफ ई होता है इसको थोड़ा बड़ा रखा जाता है। इस एफ ई को थोड़ा बड़ा क्यों रखते हैं हम लोग? इसलिए रखते हैं कि जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर आ जाए, ठीक। अब देखिए आपको मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं यहां से। अब ये जो है वो इसके लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसने जो इमेज बनाई इसकी, वो कहाँ इमेज बनाई और उसका क्या साइज होगा। तो आप ऐसे देखिए, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से ओ, इस पॉइंट का नाम ओ देते हैं, उस पॉइंट का नाम ई है, ठीक। अब जब मैं इस लेंस के लिए इक्वेशन लिखूंगा, इस लेंस के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 1/v माइनस 1/u दैट इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v का जो वैल्यू है मेरा कितना है? b डैश, इस पॉइंट का नाम है मेरा b डैश, इसका नाम है o, तो 1/v का जो वैल्यू है वो है v डैश इंटू o, ठीक। v डैश इंटू o माइनस 1/u, u का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? हम u का वैल्यू लिखेंगे 1/ माइनस ऑफ ob, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ob, एंड दैट इक्वल टू 1/f ऑब्जेक्टिव। तो यहां से आपको कौन मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा b डैश o मिल जाएगा कि वो इमेज कहां बनेगी। तो ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगा, b डैश o आपने निकाल लिया। फिर हमें निकालना है कि ये साइज कितना होगा a डैश b डैश। तो देखो a डैश b डैश की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, a डैश b डैश अपॉन ab, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो हमारा जो एच आई अपॉन एच ओ होता है माइनस ऑफ वी वाई यू, मैं दोनों साइड मॉड ले रहा हूँ और मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो इमेज का साइज या ऑब्जेक्ट का साइज ये होता है वी वाई यू। वी वाई यू मतलब कौन? ये होता है मेरा बी डैश ओ अपॉन ये होता है मेरा कौन? ओ बी, ठीक। अब ये जो है वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये फर्स्ट फोकस के अंदर है। तो अगेन वही कहानी की जो इमेज बनेगी जिसको ये हमारी आंख देखना चाहेगी, तो इमेज कहीं यहां बनी होगी, इमेज कहीं यहां बनी होगी। इस पॉइंट का नाम है लेट से ए डबल डैश और इस पॉइंट का नाम है लेट से बी डबल डैश, ठीक। अब इस वाले लेंस के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। जब हम इस वाले लेंस के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा हमारा? तो इक्वेशन आएगा हमारा इस वाले लेंस के लिए वही हमारा कल वाला कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमें देखना क्या है? हमें देखना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा फाइनल विजुअल एंगल, क्योंकि हमारी आंख तो इसको देखेगी ना, इस इमेज को। तो ये हुआ हमारा फाइनल विजुअल एंगल, ठीक। अब हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन दैट थीटा मैक्स, दैट फाइनल विजुअल एंगल अपॉन थीटा मैक्स। मतलब नेकेड आई से क्या विजुअल एंगल हो सकता था। तो इस थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? अगेन हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। तो मैं लिख लूंगा थीटा का वैल्यू, ये आएगा मेरा थीटा का वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ये है मेरा थीटा का वैल्यू अपॉन थीटा मैक्स। थीटा मैक्स इसका कितना आ जाएगा? ए बी बाई डी। तो मेरा जो एम का जो वैल्यू आया, जो मेरा मैग्निफिकेशन आया, वो आया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन बी डैश ई। तो आप ये वाली टर्म देखिए, ये वाली टर्म वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था।
सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आया था, d अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक। और इसमें इस वाली ऑब्जेक्ट के लिए इसने वही काम किया है जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम था। तो सिंपल ये ऑब्जेक्ट है तो v डैश अपॉन d अपॉन v डैश, आप पेज पलट के देखिए पिछले वाले में सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, d अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस लेंस ने वही काम किया है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो b डैश c कौन हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो वही वाली टर्म आ गई। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि m इंटू द लीनियर मैग्निफिकेशन, m इंटू लीनियर मैग्निफिकेशन इंटू m इंटू एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन कौन से लेंस ने दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने दिया है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन कौन से लेंस ने दिया है, आपका इस आईपीस लेंस ने दिया है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस m का मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो ये तो फिक्स होता है, ये फिक्स होता है मतलब ये डिस्टेंस नहीं बदल सकता, ओ भी नहीं बदल सकता, तो कौन नहीं बदल सकता, ओ बी डैश भी नहीं बदल सकता। बदलता कौन है, बी डैश ही बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि ये लेंस हमारा मूवेबल होता है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है दैट इज कांस्टेंट, दैट टर्म इज कांस्टेंट, ये टर्म कभी चेंज नहीं होती। तो मूव करने से कौन सी टर्म चेंज होती है, ये बी डैश ई चेंज होता है, बी डैश ई चेंज होता है, मतलब ये वाली चीज चेंज होती है। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू 1 प्लस डी अपॉन, ये हमारा लेंस कौन है, आईपीस, या फिर एम मिनिमम जो होगा, एम मिनिमम होता है हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन एफ ई, ठीक। अब सुनना, अब जो हमारा, अब इसमें हम ये बात करते हैं कि जो हमारा ए डैश बी डैश होता है, हाँ तो देखो, तो ये जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, ये हमारा मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन था और ये हमारा मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन था। तो जब भी कभी अगर सवाल पूछा गया है और सवाल में अगर आपको सारी डिस्टेंसेस गिवन हैं तो आपको इसी प्रोसीजर से जाना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जब इस क्वेश्चन के सवाल पूछे जाते हैं, जब इस क्वेश्चन के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ कितना है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको बोल देते हैं ट्यूब लेंथ, इसको बोल देते हैं ट्यूब लेंथ, ठीक। अब इस ट्यूब लेंथ में भी जो डिबेट है कि जैसे एचसीबी में कहीं किसी में लिखा है कि लेंस से लेंस का लेते हैं और किसी में लिखा है कि लेंस से फोकस का लेते हैं, फोकस से फोकस का लेते हैं। तो देखिए वो सारी बातें मोर और लेस ठीक हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज होती है। ये वाली डिस्टेंस किसके कंपैरिजन में सफिशिएंटली लार्ज होती है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में सफिशिएंटली लार्ज होती है। तो ट्यूब लेंथ आप यहां से यहां तक बोलें या फिर आप यहां से यहां तक बोलें, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है वैल्यू को, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक हमारा ट्यूब लेंथ है और ट्यूब लेंथ की वैल्यू में मान लेता हूं L। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो मेरा ये डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज होता है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, तो जो मेरा OB डैश है उस OB डैश को मैं लगभग ट्यूब लेंथ L बोल सकता हूं। तो जो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है दैट V/U, तो जो मेरा OB डैश है मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं दैट OB डैश अप्रॉक्सीमेटली इज L, और जो मेरा ये डिस्टेंस है OB, ये मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो हम ऑब्जेक्ट लगभग फोकस के नजदीक ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है फोकस से। तो जो मेरा OB है वो लगभग हो जाएगा मेरा F0। तो जो मेरा M का जो वैल्यू आएगा, M का जो वैल्यू आ जाएगा वो लगभग कितना आ जाएगा, तो देखिए लगभग ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर है, ये बराबर है OB डैश अपॉन OB, और OB डैश यहां से किसके बराबर है L, और OB किसके बराबर है F0 इंटू डी अपॉन एफ। तो ये जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये इसके मैग्निफिकेशन का एक जनरल फार्मूला हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्वेश्चन देखेंगे वो इसी फार्मूले को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब लेंथ दी हुई होती है और दोनों लेंस का फोकल लेंथ दिया जाता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, हम जितना दोनों फोकल लेंथ को छोटी रखेंगे, जितनी छोटी रखेंगे उतनी अच्छी बात है। दोनों फोकल लेंथ को हम जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छी बात है, क्योंकि उतना हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। बस आपको छोटा रखने में एक बात याद रखनी है, जो मैं आपको यहाँ बोला था कि इस फोकल लेंथ को इतना छोटा मत कर देना कि जो मेरी इमेज है वो इस फोकस के अंदर आ ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना है, छोटा रखना है, दैट इज ट्रू, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कर देना कि जो मेरा ये जो मेरी इमेज, जो मेरी ए डैश बी डैश है, ये इस फोकस के अंदर ही ना आए, इतना छोटा नहीं करना है।
तो ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, ठीक, लिख लीजिए। अब जैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आपका जो वो है ट्यूब लाइन दे देंगे और एफओ दे देंगे और एफई दे देंगे, बताएंगे मैग्निफिकेशन क्या है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है इसका, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक ठीक। और अगर उसने कभी डिस्टेंसेस सारी दे दी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने सारी डिस्टेंस दे दी तो फिर आपको ये डिस्टेंस देना पड़ेगा, इससे ये इमेज बनाएगा, इससे हमें ये निकलेगा कि कहाँ इमेज बनी, और वो ये कहाँ इमेज बना, इससे हमें ये वाला मिलेगा, ये साइज मिलेगा, और इस साइज को हम यहाँ ले जाके पुट करेंगे, यहाँ ले जाके पुट करेंगे। फिर क्या निकालेंगे, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस लेंस के लिए, फिर इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक। चलिए, और एक चीज नोटिस कर लो आप, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है, m की वैल्यू, ये वाली जो चीज है दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ml एंड दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जो नेट मैग्निफिकेशन है इसका, वो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस लेंस, उसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, लिख लो। अब सुनना, अब हम चलते हैं टेलीस्कोप पे, टेलीस्कोप देखते हैं और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेलीस्कोप, अब पहली बात, टेलीस्कोप का जो यूज होता है वो बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है। जैसे चांद तारे देखने हैं तो हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो जब टेलीस्कोप का यूज होता है तो जैसे मान लीजिए ये धरती है और धरती पे हम रहते हैं, मान लीजिए धरती है, धरती पे यहाँ हम लोग रहते हैं, और यहाँ मान लीजिए जो रेज आ रही हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे रेज आ रही हैं, जैसे ये कोई बहुत दूर है, मान लीजिए मून है, मान लेते हैं ये मून है और ये बहुत फार है, फार मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, चलो मून से भी और ज़्यादा दूर की चीज़ मान लो, उसको हमें देखना है, और धरती पे हम यहाँ रहते हैं, ये अर्थ है, तो हमें उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। तो टेलीस्कोप की कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझ लें। तो मान लीजिए टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस लेंस। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। पहली बात तो ये है कि इस पे जो रे आती हैं वो बहुत दूर से आती हैं, तो उन रे को आपस में पैरेलल बोला जाएगा, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो विदाउट डेविएशन बाहर निकल जाती है। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो विदाउट डेविएशन बाहर निकल जाती है, और ऐसे बहुत सारी रे आ रही हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है एंगल, ये है एंगल लेट से अल्फा। ये अल्फा वो एंगल है जिस एंगल पे ये रे बहुत दूर से आ रही हैं। अब ये सारी रे कहाँ जाकर कट करती हैं, तो आप जानते हैं इन सभी रे को फोकल प्लेन में जाकर कट करना है। इन सभी रे को कहाँ जाकर कट करना है, इन सभी रेज को फोकल प्लेन में जाकर कट करना है। ये जितनी भी रे हैं इन सबको कहाँ कट करना है, फोकल प्लेन में जाके कट करना है। यहाँ पे ये सभी रे फोकल प्लेन में इस वाले पॉइंट पर जाकर कट करेंगे। तो इसका जो भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर ये ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए बी, और इसका इमेज यहाँ बनेगा। ये इसका इमेज बन गया। इमेज कौन बनेगा, दैट ए बी डैश एंड ए डैश। अब अगेन टेलीस्कोप में भी जो पीछे वाला लेंस होता है वो वही वाला काम करता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम था, क्या, उसको मैग्नीफाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रहना होगा। ये जो मेरी इमेज बनी जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसे इसके फोकस के अंदर रहना होगा, तो इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। और यहां होती है हमारी आंख, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ई, और इसका जो फोकस होगा, इसका जो वो होगा फर्स्ट फोकस, वो यहां हो जाएगा एफ ई।
ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये जो हमारा आंख है जब इसको देखेगी तो आंख इसकी इमेज बनाएगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी इसकी, लेट से यहाँ कहीं इमेज बनाई इसकी, यहाँ कहीं इमेज बनाई इसकी, और ये इमेज बन गई आपकी बी डबल डैश और ये ए डबल डैश। ये इमेज बन गई आपकी कौन, बी डबल डैश और ए डबल डैश। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एंगल जो होगा वो मेरा होगा फाइनल विजुअल एंगल। ये जो एंगल होगा वो मेरा कौन होगा, फाइनल विजुअल एंगल। तो यहाँ पे जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है वो होता है फाइनल विजुअल एंगल अपॉन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा। ठीक। तो मेरा जो फाइनल विजुअल एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट ए डैश बी डैश, ऐसा करते हैं, नाम इसका बी रखते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, अब तक ऐसा ही रखते आए तो वही रखते हैं। इसका नाम होगा ए डबल डैश और इसका नाम होगा बी डबल डैश, इसका नाम होगा बी डैश और इसका नाम होगा ए डैश। तो हमको चाहिए फाइनल विजुअल एंगल। अगेन वही दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक छोटा और एक बड़ा। हमें एंगल से मतलब है, चाहे छोटा ट्रायंगल दे या बड़ा ट्रायंगल दे, तो ये आता है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई दैट इज थीटा। ठीक। अब आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आया थीटा, उसका वैल्यू आ गया आपका ए डैश बी डैश अपॉन वी डैश ई इंटू 1 अपॉन अल्फा। अब मुझे बताइए, आपका अगर एम थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, एम थीटा मैक्सिमम कब आएगा, तो देखो ये तो फिक्स रहता है। हाँ, एक चीज और बताता हूं, इसका जो अपर्चर एरिया है ना वो थोड़ा बड़ा रखा जाता है। अपर्चर एरिया इसका बड़ा क्यों रखा जाता है, क्योंकि बहुत दूर से रेज आ रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ रेज कलेक्ट करनी है उस चीज़ को देखने के लिए, इसलिए अपर्चर एरिया को क्या रखा जाता है, बहुत बड़ा रखा जाता है। किसका, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक। अब एम थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये जो मेरा एंगुलर, अब देखिए अल्फा तो मैं बदल नहीं सकता, अल्फा बदलना मेरे बस की बात है ही नहीं। मेरे बस की बदलना बात किसको है, सिर्फ थीटा को बदलना मेरे बस की बात है। ठीक। अब यहां से आप देखिए, जो हमारा एंगुलर, जो मेरा ए डैश बी डैश है, जो हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दैट इज 1 अपॉन अल्फा। अब हम बात करते हैं कि इस ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है आपकी एफ ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैं यहां से इस अल्फा की वैल्यू लिखूं, यहां से मैं इस अल्फा की वैल्यू लिखूं, ये एंगल अल्फा है, और इस अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखूं अल्फा, तो ये आ जाएगा ए डैश वी डैश अपॉन, इस पॉइंट का नाम लेट से ओ लिख देता हूं, तो वो आ जाएगा बी डैश ओ। तो अल्फा की वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर दो, तो एम थीटा मैक्सिमम जो आया वो आया ए डैश, सॉरी एम थीटा जो वैल्यू आई, मैक्सिमम ढूंढते हैं बाद में, पहले इसको देखते हैं, ए डैश वी डैश अपॉन बी डैश ई इंटू 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा यहां से करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा बी डैश ओ अपॉन ए डैश वी डैश। अब ए डैश बी डैश आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एम थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वी डैश ओ अपॉन वी डैश ई। ठीक। अब सुनो ध्यान से, वी डैश ओ और वी डैश ई, और वी डैश ओ की बात करेंगे तो वो एफ ऑब्जेक्टिव के बराबर है, तो ये बराबर आया मेरा एफ ऑब्जेक्टिव अपॉन वी डैश ई। अब हमें चाहिए एम थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मुझे बताइए एम थीटा मैक्सिमम आएगा कब, एम थीटा मैक्सिमम तब आएगा जब मेरा बी डैश ई मिनिमम होगा, और बी डैश ई मिनिमम कब होगा, जब आंख स्ट्रेंड होगी। बी डैश ई मिनिमम होगा तो स्ट्रेंड आई, क्यों, क्योंकि ये जो मेरी इमेज होगी वो कहाँ होगी, नजदीक होगी। सिंपल माइक्रोस्कोप याद करिए, क्योंकि इसका काम तो वही है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। तो बी डैश ई मेरा सबसे मिनिमम कितना होता है, एफ ई इंटू डी, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये आया मेरा एफ नॉट, बी डैश सी कितना होता है, ये होता है एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। और एम थीटा मिनिमम की बात कर, अच्छा इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो ये आया एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। और एम थीटा मिनिमम की बात करें हम, एम थीटा मिनिमम आ जाएगा आपका कितना, एफ नॉट अपॉन बी डैश सी। तो बी डैश सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एफ ई के बराबर। अरे ये मेरा आई पीस है ना, तो इसको हमें फोकस के अंदर ही रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेके जा सकते हो उसे, फोकस तक लेके जा सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका एफ ई, एम थीटा मिनिमम।
अब कई बार जब सवाल बोला जाता है ना, तो सवाल में ये बोला नहीं जाता कि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, सॉरी मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए या मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, बोला नहीं जाता कई बार। तो ऐसे केस में हम लोग जो आंसर देते हैं वो आंसर इसका दे देते हैं। जब हमसे नहीं बोला गया है तो जो आंसर हम देंगे वो किसका दे देंगे, इस f0/f का। और हमें वो दोनों फोकल लेंथ देते हैं सवाल। अब इसमें पूछा जाता है कि भाई टेलीस्कोप में क्या होना चाहिए, तो देखो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और आई पीस का फोकल लेंथ थोड़ा कम होना चाहिए, तभी तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, एक लार्ज वैल्यू अटेन करेगा। ठीक, तो ये हमारा टेलीस्कोप वाला सवाल था। तो देखिए फॉर्मूले याद रखें, इनसे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है। जिसको अगर कोई आपको कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज करें, पूछें, मैं उसको पूरा समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन HCV जरूर रीड करें, और HCV में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर के ऊपर, उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो देखो बेटा, अब हम देखते हैं आई डिफेक्ट। ठीक, तो आई डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो आँख में आपने सुना होगा कि हमें नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती, हमें दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, और उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम लोग लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो या तो हम कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं और या फिर हम डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो मैं दो तरह की प्रॉब्लम जो होती है आँख की, इसको मैं बात करूँगा। एक होती है शॉर्ट साइटेडनेस और एक होती है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, नज़दीक का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। तो देखिए दिक्कत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आप समझो कि ये बेटा आँख है, ये आपका है आई बॉल, और ये है आँख का लेंस, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इस पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है x, और इमेज कहाँ बननी है वो फिक्स है, इमेज यहाँ D पर बननी है। तो हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u दैट इक्वल टू 1/f, और उसको रफली म्यू -1 2/r हम लिख सकते हैं। तो 1/d प्लस 1/x इक्वल टू म्यू -1 2/r। तो देखो दिक्कत क्या हो रही है, जितना ज़्यादा x होगा उतना ज़्यादा r होगा, जितना ज़्यादा x होगा उतना ज़्यादा r होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x जब ज़्यादा था तब हमें जब x जब कम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब x ज़्यादा है तो हमें दिक्कत है। मतलब हमें किसका दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो दूर से आने वाली रेज हैं, दूर से आने वाली जो रेज हैं, सॉरी लेंस ड्रॉ करते हैं। दूर से आने वाली जो रे हैं, ये है हमारा आई बॉल और ये है हमारा लेंस। मतलब जो रे नजदीक से चल रही हैं वो तो रेटिना तक पहुंच जा रही हैं, ये तो रेटिना तक पहुंच जा रही हैं, लेकिन जो रे दूर से चल के आ रही हैं, जो रे बहुत दूर से चल के आ रही हैं, वो रे रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो रे बहुत दूर से चल के आ रही हैं वो वाली रे रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो कहीं पहले ही कट कर जा रही हैं। इसका मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है और आंख को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो क्या रहा है देखो, इसका मतलब जब x आपका स्मॉल है तो r स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्मॉल के लिए r स्मॉल की जरूरत है। अच्छा दिक्कत क्यों हो रही है, दिक्कत हो रही है इस लेंस का कर्वेचर जो बदलता है वो सिलियरी मसल्स की हेल्प से बदलता है। ये r होता है इस लेंस की सरफेस का रेडियस, ये सिलियरी मसल्स की हेल्प से बदलता है। तो जब आपका x कम है, r कम है, नो प्रॉब्लम। तो हमें जो देखना होता है वो कहाँ से बाहर देखना होता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लीस्ट क्लियर विजन, कैपिटल डी जिसको बोलते हैं, हमें इससे बाहर देखना होता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इससे बाहर है, आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जैसे ही एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ने लगा, आर अब नहीं बढ़ सकता। जब x एक पर्टिकुलर पॉइंट से बढ़ने लगा तो आपका r और नहीं बढ़ सकता, तो x बढ़ेगा तो d घटेगा। इसलिए मतलब जो रे हैं वो कहाँ करेंगी, रेटिना से पहले इंटरसेक्ट कर जाएंगी, डिस्टेंस कम होनी है ना, क्योंकि r अब चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आपका r है उस r ने एक दिक्कत कर दी, मतलब हमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई हमारी आंख में। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हो गई कि r की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती।
इसका मतलब x का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से बाहर हुई तो आंख को नहीं दिखेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से बाहर हुई तो आंख को नहीं दिखेगी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फार पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। और बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट सी विदाउट लेंस। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं, बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट सी विदाउट लेंस। जो आई है वो बिना लेंस के इससे बियॉन्ड नहीं देख सकती। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें लगाना है लेंस। अब हमें लेंस लगा के क्या करना है? तो हमें लेंस लगाकर ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारी बहुत दूर हैं, अगर वो लेंस उनकी इमेज यहाँ या इसके अंदर बना दे तो हमारी आंख उसको देख सकती है। मतलब एक लेंस हम लेंगे और उस लेंस को बोलेंगे कि भाई तू जो वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है ना, तू उसका इमेज बना दे। और उसका इमेज कहाँ बना दे? या तो यहाँ बना दे या इसके अंदर बना दे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आंख जो है वो यहाँ और इसके अंदर देख सकती है। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब देखिए, इसको आप डायग्राम बना लें, मैं हटा देता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो अब हम क्या चाहते हैं, तो ये हमारा आई बॉल है और आई बॉल के सामने यहाँ पे एक लेंस लगा, ये एक लेंस है। मैं इसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं बता रहा हूँ कैसा है, अभी मतलब कंक्लूड करेंगे, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। और ये है हमारी ऑब्जेक्ट। हम क्या चाहते हैं कि जो रे यहाँ से आ रही हैं, जैसे मान लो यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आ रही है मान लो इस तरह से। तो अगर इस लेंस ने इन रे को डाइवर्ज कर दिया, अगर इस लेंस ने इन रे को डाइवर्ज कर दिया तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो नज़दीक शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये लेंस कैसा होना चाहिए? डाइवर्जिंग होना चाहिए। तो इस लेंस का डाइवर्जिंग होना चाहिए, तो मैं इसका डाइवर्जिंग डायग्राम बना देता हूँ। डाइवर्जिंग मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। और ये जो इमेज बनाना चाहिए, मतलब मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेट्स से x, और इसका जो इमेज बनाना चाहिए, तो जो मेरा फार पॉइंट है, ये मेरा कौन है? ये फार पॉइंट है। फार पॉइंट की डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक x0 है। ठीक, और मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये मेरी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को मेरी आंख नहीं देख पा रही थी। मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ तक थी तो आंख देख रही थी, यहाँ तक देख रही थी, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट इससे बाहर गई आंख इसको नहीं देख पा रही थी। तो ये है मेरा लेट्स से फार पॉइंट x0, ये हमारा फार पॉइंट है और वो कितना है? x0 है। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूं कि जो ये लेंस है ये इमेज यहां बना दे। ठीक, अब मेरी बात सुनना, मतलब इसके अंदर की चीज को हमारी आंख देख सकती है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर थी, मान लो ऑब्जेक्ट कहां थी आपकी? बहुत दूर थी। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर थी तो इमेज कहां बनेगी? सेकंड फोकस पे। तो इमेज बनेगी सेकंड फोकस पे। तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत दूर का इमेज यहां बन जाए, मान लो, ठीक है ना? मान लो कि बहुत दूर का इमेज कहां बन जाए? यहां बन जाए। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट नजदीक आएगी इस डायरेक्शन में तो इमेज भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। मतलब अगर बहुत दूर का इमेज यहां बन गया तो बाकी सबका इमेज इसके अंदर ही बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं लेंस में u और v एक जैसा चलते हैं। u घटेगा, v घटेगा, u बढ़ेगा, v बढ़ेगा लेंस में। ठीक, कैसे? आप ये देखो, 1/v माइनस 1/u कितना होता है? 1/f। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस 1/v स्क्वायर dv बराबर होता है प्लस 1/u स्क्वायर du। तो dv का जो बराबर वैल्यू होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू du। तो अगर आपका du पॉजिटिव होगा तो आपका dv भी पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अगर आपका u घटेगा तो v भी घटेगा, u बढ़ेगा तो v भी घटेगा। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब u है जो वो कम होता जा रहा है, तो आपका v है जो कम होता जाएगा। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज यहाँ बन गई, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ चलती आएगी तो इमेज भी इस डायरेक्शन में चलती जाएगी। मतलब मैं सारी ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। क्यों देख पाऊंगा? क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट का इमेज इस रीजन में बन चुका है। कैसे? अरे जब इन्फिनिटी वाली का इमेज यहाँ बन गया तो बाकी का सब का इमेज इसके अंदर बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले केस में जो लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए, इस लेंथ का जो फोकल लेंथ होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? x0। तो इसकी जो पावर होनी चाहिए,
पावर हो जाएगी -1/x0, क्योंकि मॉड किससे खुलेगा, माइनस से, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। तो इस आंख को बीमारी को दूर करने के लिए जो हमें लेंस यूज करना पड़ेगा, उस लेंस की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, और लेंस की पावर का ये फॉर्मूला हो गया कि इतना पावर होना चाहिए। ये था आपका कन्वर्जिंग लेंस का कहानी, ठीक, सॉरी इसका शॉर्ट साइटेडनेस का कहानी। शॉर्ट साइटेडनेस में नजदीक का दिखता है। अब बात करते हैं दूर वाले की, तो एक बार मैं इसको हटाता हूं। अभी हमें नजदीक का दिखता था, दूर का नहीं दिखता था। अब बात करेंगे कि दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। दूर का तो दिखता है लेकिन हमें नजदीक का नहीं दिखता। मतलब ये हमारी आंख है, ये हमारा लेंस है, और ये हमारी ऑप्टिकल एक्सिस है, और ये है मिनिमम डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। और हमें ये बहुत दूर है, दूर का दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम, दूर का दिखाई दे रहा है, नेकेड आई से हम दूर का देख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी ऑब्जेक्ट नजदीक आई, नजदीक आई, नजदीक आई, नजदीक आई, नजदीक आई, अब यहां से मान लो मुझे दिखना बंद हो गया, ऑब्जेक्ट चलते आई, नजदीक आई, आंख के नजदीक आ रही, यहां तक देखा देखा, अब नहीं दिख रहा, तो इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब इससे और कम डिस्टेंस को, वो ये है लीस्ट डिस्टेंस, ये है मेरा वो लीस्ट डिस्टेंस, मतलब ये मेरा यहां तक दिखाई दे रहा था लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के अंदर वो विदाउट लेंस नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो इनसाइड दिस डिस्टेंस, आप जो भी बोले अब इसको, इनसाइड दिस डिस्टेंस आई कैन नॉट सी विदाउट लेंस। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है और उसे अगर वो देखना चाहता है तो वो तभी संभव है, कब, जब लेंस लगा हो, बिना उसके वो संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका नियर पॉइंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, तो आई कैन नॉट सी दिस ऑब्जेक्ट, आई कैन नॉट सी दिस ऑब्जेक्ट विदाउट लेंस। आई जो है वो बिना लेंस के इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, आई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें एक लेंस लगाना है, और लेंस लगा के क्या करना है कि जो हमारी यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको हमारी आंख नहीं देख पा रही, तो हम बोलेंगे लेंस को कि लेंस तू ऐसा कर, इसका जो इमेज है ना वो इस साइड में बना दे। अगर इस लेंस ने इसका इमेज इस साइड बना दिया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम आंख के सामने क्या करेंगे, एक लेंस लगाएंगे, ठीक। अच्छा सुनिए, अब इसमें हमारी चीज नजदीक की नहीं दिखाई दे रही, दूर की दिखाई दे रही है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए इसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये हमारा लेंस है, हमें दूर की दिखाई दे रही है, मतलब दूर से आने वाली रे है वो बहुत अच्छे से रेटिना पे जाके कट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नजदीक से आने वाली रे हैं वो रेटिना के पीछे कट कर जा रही हैं। मतलब जो नजदीक से आने वाली रे है ये रेटिना के पीछे कट कर जा रही हैं, ठीक है। अब कैसे पता चला सर पीछे कट करेंगे, हम याद कैसे रखेंगे, अरे ऐसे याद रखना कि जिधर ऑब्जेक्ट शिफ्ट होती है उधर ही इमेज शिफ्ट होती है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर आई तो इमेज किधर शिफ्ट होगी, इस साइड में। तो यहाँ पे इमेज कहाँ थी, रेटिना पे, तो यहाँ इमेज किधर चली जाएगी, रेटिना के पीछे। तो इसमें इमेज बनती है रेटिना के पीछे, और इससे पहले वाले में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले, इसमें रेटिना के पीछे, जब नहीं दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंस लगवाएंगे, यहाँ एक लेंस लगाएंगे। अब यहाँ एक लेंस हम लगाएंगे और उस लेंस को बोलेंगे कि तू ऐसा कर, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ है इसका इमेज तू यहाँ बना दे, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक। अब मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका इमेज यहाँ बन गया तो ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में शिफ्ट होगी तो इमेज इस साइड में शिफ्ट होगी। मतलब अगर यहाँ का इमेज यहाँ बन गया तो इसका इमेज तो यहाँ जरूर बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या करना है हमको, हाँ, अब मुझे लेंस कन्वर्जिंग यूज करना है, डाइवर्जिंग यूज करना है, मैं उसके लिए भी डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो देखिए ये हमारा लेंस लेना है, ये डिस्टेंस d है, ये है नियर पॉइंट, और यहां है हमारी ऑब्जेक्ट। अब यहां से रे चली इस तरह से, यहां से रे चली इस तरह से, यहां से रे, ये इस जो लेंस है इसको एकदम आंख के बगल में लगाते हैं, एकदम बगल में।
रे चली या लेंस, इस लेंस से, अच्छा लेंस तो हमें पता करना है कौन सा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो रे यहां से चली ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आना चाहिए, तो इन रे को थोड़ा आप कन्वर्ज कर दीजिए, इन रे को थोड़ा सा झुका दीजिए, बेंड कर दीजिए। तो जब आप इन रे को थोड़ा सा बेंड करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो यहां आ जाएगा, इस तरह से देखो, इस तरह से, इस तरह से। मतलब जो हमारा लेंस होना चाहिए वो रे को कन्वर्ज करे, रे को मोड़े, रे को फैलाए नहीं, उनके बीच के एंगल को कम करे। मतलब जो हमारा ये लेंस होना चाहिए वो कैसा लेंस होना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो लेंस लगाएंगे हम, वो कौन सा लेंस लगाएंगे, हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। तो इस आंख को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अब बात आती है कि वो फोकल लेंथ होगी कितनी। अब मेरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरी ऑब्जेक्ट यहां है तो मेरी इमेज यहां बन जाए, मान लो ऑब्जेक्ट यहां होने पे इमेज यहां बन जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में शिफ्ट होगी तो इमेज इस साइड में शिफ्ट होगी। तो अगर मेरे लेंस ने इसको मुझे दिखा दिया तो वो मेरा लेंस इसको भी दिखा देगा, इसको भी दिखा देगा, इसको भी दिखा देगा, तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब मेरा लेंस अगर इसको मुझे दिखा दे, मतलब इसकी इमेज वो कहां बना दे, नियर पॉइंट पे बना दे, तो इस नियर पॉइंट की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x0। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u दैट इक्वल टू 1/f। v आएगा नेगेटिव आएगा कितना, -x0 माइनस u, u कितना आएगा, u भी नेगेटिव है, कितना है, -t, एंड दैट इक्वल टू 1/f। सॉल्व करिए तो ये आया 1/d माइनस 1/x0 दैट इक्वल टू 1/f। तो यहां से f का जो वैल्यू आएगा वो आएगा d x0 माइनस d अपॉन x0 इंटू डी। तो ये इस लेंस की पावर होगी, ठीक। तो ठीक है, तो देखिए ये आपका आई डिफेक्ट खत्म होता है, और इस तरह से हम लेंस का यूज करते हैं इस आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए। और मैंने फोकस की वैल्यू, मैंने लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू बता दी है कि क्या फोकल लेंथ हम यूज करेंगे। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो अगर कोई ये पूछ ले कि किस पावर का चश्मा उसे यूज करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सॉरी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पावर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 1/f। बस ये याद रहे कि f को आपको मीटर में यूज करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए वैसे ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स में बहुत लाखों चीजें हैं डिस्कस करने को, लेकिन एक सिलेबस के दायरे में रहते हुए हम जितनी बात कर सकते हैं उतनी बातें हमने की है। फिर भी किसी को लगता है कि सर ये पॉइंट भी हमें और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। और जो हमारा डाउट क्लास है जूम में, उसमें भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं, जूम वाले डाउट क्लास में। वहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें एकदम इसी तरह से सारी चीज़ें वहाँ भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप डाउट क्लास में भी आएँ और वहाँ भी पूछें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।